अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल MBBS एंड BDS लेक्चर्स। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है फार्माकोलॉजी का ड्रग्स यूज़ इन कोगुलेशन डिसऑर्डर्स। जो क्लोटिंग डिसऑर्डर्स है उसमें जो हम ड्रग यूज़ करते हैं, आज हमारा टॉपिक ये है। इसमें हमारा टॉपिक आउटलाइन क्या है, 3 है। सबसे पहले नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ कोगुलेशन, क्लोटिंग की जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है वो पढ़ेंगे। दूसरा ड्रग्स क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और तीसरा ईच ड्रग डिटेल, और हर ड्रग के हम क्या पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे। अब सबसे पहले है नॉर्मल फिजियोलॉजी। अब नॉर्मल फिजियोलॉजी, सबसे पहले जो क्लॉट बनता है हमारे बॉडी में उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी हम पढ़ेंगे, यानी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल क्लॉट पढ़ेंगे। और दूसरा फिर हम पैथोलॉजिकल क्लॉट पढ़ेंगे। ये जो पैथोलॉजिकल क्लॉट है इसमें ही हम ड्रग्स देते हैं, फिर उसी की बुनियाद पर हम ड्रग की क्लासिफिकेशन को करेंगे। तो सबसे पहले नॉर्मल फिजियोलॉजी में क्या होता है, देखो एक बंदा है, इसको लेग पर कट लग गया। उस कट की वजह से, इंजरी की वजह से क्या स्टार्ट हुआ, ब्लीडिंग। यानी हम नॉर्मल फिजियोलॉजिकल क्लॉट की बात करते हैं, कोगुलेशन की बात करते हैं। एक बंदा है, उसको कट लग गया, उसकी वजह से ब्लीडिंग हुआ। अब उस ब्लीडिंग की जगह पर क्या हुआ, क्योंकि क्लॉट बनाने में रोल किसका है, प्लेटलेट्स का है, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, क्लॉट बनाने वाले सेल कहते हैं। तो वहाँ क्या होगा, प्लेटलेट्स की एडिशन होगी, वहाँ प्लेटलेट्स क्या होगा, जमा होना शुरू होगा। अब जब प्लेटलेट्स वहाँ जमा होना शुरू होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्लेटलेट्स एक्टिवेशन। ये जो जमा प्लेटलेट्स से अब ये दूसरे प्लेटलेट्स को क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। जब ये दूसरे प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करेंगे, प्लेटलेट्स एक्टिवेशन करेंगे, तो वो दूसरे प्लेटलेट्स उन प्लेटलेट्स के ऊपर जमा होना शुरू हो जाएंगे, जिसे हम कहते हैं प्लेटलेट्स एग्रीगेशन, यानी प्लेटलेट्स का वहाँ पर जमा हो जाना, प्लेटलेट्स एग्रीगेशन। अब जब प्लेटलेट्स एग्रीगेशन होगा तो उसके बाद क्लोटिंग फैक्टर की अकोमुलेशन उस एग्रीगेटेड प्लेटलेट के ऊपर क्या होंगी, क्लोटिंग फैक्टर की एकोमुलेशन होगी। जब क्लोटिंग फैक्टर वहाँ अकोमुलेट होंगे, कौन से क्लोटिंग फैक्टर, प्रोथ्रम्बिन जो है थ्रम्बिन में चेंज होगा, ये सिंबल चेंज है, ठीक है। जब प्रोथ्रम्बिन थ्रोम्बिन में चेंज होगा तो वो थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को किस में चेंज करेगा, फिब्रिन में चेंज करेगा। अब फिब्रिन क्या है, क्लॉट है, जिसे हम कहते हैं कोगुलेशन। ये तो हुआ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल क्लॉट, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कोगुलेशन। अब यही कोगुलेशन अगर बॉडी में है तो ये नॉर्मल है, लेकिन अगर यही कोगुलेशन ब्लड वेसल के अंदर हो जाए तो ये क्या है, पैथोलॉजिकल है, जिसे हम कहते हैं थ्रोम्बस, जो किससे बना है, प्लाज्मा और फिब्रिन से बना है। अब ये क्या है, ये पैथोलॉजिकल कोगुलेशन है, पैथोलॉजिकल क्लॉट है। इसके नतीजे में क्या होगा, अगर हमने इसको ट्रीट नहीं किया, ड्रग हम इसमें नहीं दिए, तो क्या होगा, ये थ्रोम्बस जब मूव करेगा बॉडी में तो फिर ये क्या कहलाएगा, इम्बोलस कहलाएगा। ये जब हार्ट में जाएगा तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन करेगा। ये जब ब्रेन में जाएगा तो क्या करेगा, स्ट्रोक करेगा। बॉडी के किसी भी जगह पे जाएगा तो वहाँ क्या करेगा, डैमेज करेगा। अब ये जो पैथोलॉजिकल कोगुलेशन है इसको हमने ड्रग से ट्रीट करना है। और नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कोगुलेशन और पैथोलॉजिकल कोगुलेशन मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है, यही मैकेनिज्म है, लेकिन सिर्फ पोजीशन चेंज है। जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कोगुलेशन है वो बॉडी में किसी और जगह पर होता है, किसी भी जगह पर होता है, लेकिन जो पैथोलॉजिकल है वो क्या है, वो नॉर्मल की बजाय ब्लड वेसल में होता है, इसलिए क्या है, पैथोलॉजिकल है। क्या करता है, आगे पैथोलॉजी काज करता है, डिजीज काज करता है। तो अब इस पैथोलॉजिकल कोगुलेशन को रोकने के लिए हम ड्रग्स देंगे। वो ड्रग क्या है, अब उस ड्रग की हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो दूसरा हमारे साथ टॉपिक आउटलाइन क्या है, नॉर्मल फिजियोलॉजी कोगुलेशन के बाद दूसरा ड्रग क्लासिफिकेशन। अब ये ड्रग क्लासिफिकेशन, अब ड्रग क्लासिफिकेशन हम किस बुनियाद पर करते हैं, ये जो कोगुलेशन की पाथवे हैं इसको मुख्तलिफ जगह पर हम रोकेंगे, उसी बुनियाद पर हम ड्रग को क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। तो ड्रग को हम बेसिकली 3 ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। पहला ग्रुप है एंटीकोगुलेंट्स। ये जो ड्रग का ग्रुप है ये क्या करता है, ये फिब्रिन फॉर्मेशन को रोकता है। ये क्या करता है, ये फिब्रिन फॉर्मेशन को रोकता है। जब फिब्रिन रुकेगा तो क्लॉट नहीं बनेगा। दूसरा जो ग्रुप है वो है प्लेटलेट्स एग्रीगेशन इनहिबिटर। ये प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन को इनहिबिट करता है। यहाँ पर
प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन को इनहिबिट करेगा तो आगे ये पूरा मैकेनिज्म स्टॉप हो जाएगा। तीसरा जो ड्रग का ग्रुप है वो है थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स। थ्रम्बो मीन क्लॉट, थ्रम्बस, लाइटिक मीन तोड़ना। अब ये क्या है, ये यहाँ से मैकेनिज्म को नहीं रखता, एट द एंड जब क्लॉट बन गया, बने हुए क्लॉट को ये तोड़ेगा। थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स, थ्रम्बो मीन थ्रोम्बस, लाइटिक मीन टू ब्रिक, यानी बने हुए जो क्लॉट है उसको क्या करेगा, तोड़ेगा, उसको डिसॉल्व करेगा। तो ये हमने 3 ग्रुप में ड्रग को क्लासिफाई किया। अब हर ग्रुप में हम ड्रग डालेंगे। अब जो एंटीकोगुलेंट हैं, ये जो ग्रुप है इसको फिर हम मज़ीद 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले है पेरेंट्रल एंटीकोगुलेंट, वो एंटीकोगुलेंट जो हम पेरेंट्रल रूट से देते हैं। दूसरा है डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर, ये डायरेक्ट क्या करेगा, थ्रोम्बिन को रोकेगा। तीसरा क्या है, ओरल एंटीकोगुलेंट, या उसे कहते हैं विटामिन के एंटागोनिस्ट, ये हम ओरली देते हैं, ये विटामिन के को इनहिबिट करता है, विटामिन के एंटागोनिस्ट है। तो अब जो पेरेंट्रल एंटीकोगुलेंट था उसमें हम हेपरिन ड्रग, इसमें कौन सा ड्रग आता है, हेपरिन आता है। जो डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर है उसमें ये जो फिब्रिनोजिन को फिब्रिन में चेंज होने को रोकता है, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर, ये जो है इसमें 2 ड्रग आते हैं, बिवालारुडिन, लेपिरुडिन। जो ओरल एंटीकोगुलेंट या विटामिन के एंटागोनिस्ट, इसमें एक ही ड्रग आता है, वारफेरिन। नेक्स्ट जो ग्रुप है प्लेटलेट्स एग्रीगेशन इनहिबिटर, इसमें जो ड्रग आता है वो है एस्प्रिन। नेक्स्ट जो है थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग, इसमें आता है स्ट्रेप्टोकाइनेस और यूरोकाइनेस, इसमें आते हैं। तो ये हमारे साथ ड्रग क्लासिफिकेशन भी हुई। अब हम क्या पढ़ेंगे, ईच ड्रग डिटेल। अब हर ग्रुप में जो ड्रग है उसके हम क्या पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे। अब पेरेंट्रल एंटीकोगुलेंट में जितने ड्रग आते हैं इसमें तो हेपरिन आता है, इसके हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस, एडवर्स इफेक्ट, कंट्राइंडिकेशन पढ़ेंगे। फिर इसी तरह डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर के अंदर जो 2 ड्रग है इसके हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस, एडवर्स इफेक्ट और कंट्राइंडिकेशन पढ़ेंगे। फिर इसी तरह ओरल एंटीकोगुलेंट या विटामिन के एंटागोनिस्ट जो है, जो वारफेरिन है, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस, एडवर्स इफेक्ट और कंट्राइंडिकेशन पढ़ेंगे। फिर इसी तरह जो हमारे साथ एस्प्रिन है, इसके हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस, एडवर्स इफेक्ट और कंट्राइंडिकेशन पढ़ेंगे। और नेक्स्ट जो है जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस, एडवर्स इफेक्ट और कंट्राइंडिकेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंटीकोगुलेंट में, पेरेंट्रल एंटीकोगुलेंट से, जिसमें आता है हेपरिन। इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये क्या करता है, ये फिब्रिन फॉर्मेशन को रोकता है। किस तरह रोकता है, ये फिब्रिन फॉर्मेशन को किस तरह रोकता है, ये थ्रोम्बिन को इनहिबिट करता है। थ्रोम्बिन को कैसे इनहिबिट करता है, ये एंटी थ्रोम्बिन ये क्या करता है, ये एंटी थ्रोम्बिन के साथ बाइंड होकर थ्रोम्बिन को रोकता है। जब थ्रोम्बिन रुकेगा तो फिब्रिन में चेंज नहीं होगा। क्या करता है, इट इनहिबिट फिब्रिन फॉर्मेशन बाय इनहिबिटिंग थ्रोम्बिन थ्रू एंटी थ्रोम्बिन 3, यानी ये क्या करता है, ये फिब्रिन यानी फिब्रिनोजिन को फिब्रिन कन्वर्जन को में चेंज होने को रोकता है। कैसे रोकता है, थ्रोम्बिन को रोकता है। थ्रोम्बिन को कैसे रोकता है, एंटी थ्रोम्बिन 3 के साथ बाइंड होकर, यानी थ्रोम्बिन का जो दुश्मन है एंटी थ्रोम्बिन, उसके साथ बाइंड होकर सबसे पहले थ्रोम्बिन को रोकेगा। जब थ्रोम्बिन रुकेगा तो फिब्रिनोजिन फिब्रिन में चेंज नहीं होगा। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। यूजेस क्या है, यूजेस जो है इसके है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस और प्रेगनेंसी, ये 3 इसके हुए यूजेस। एडवर्स इफेक्ट क्या है, एलोपेशिया, हेयर लॉस, बालों का लॉस हो जाना, ब्लीडिंग, और तीसरा क्या है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, प्लेटलेट्स की कमी, ये इसके हुए एडवर्स इफेक्ट। लास्ट इसके कंट्राइंडिकेशन। कंट्राइंडिकेशन क्या है, इसके 3 है। सबसे पहले क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी, दूसरा क्या है, हाइपरटेंशन, और तीसरा क्या है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर। इन 3 में ये क्या है, हेपरिन कंट्रा इंडिकेटेड है। अब याद रखना, हेपरिन अक्सर जो है पेपर में आता है, एमसीक्यूज में आता है। क्यों, क्योंकि ये वो ड्रग है जिसको हम प्रेगनेंसी में भी देते हैं। यूजेस क्या है, प्रेगनेंसी में। बाकी जो ड्रग यूजिंग कोगुलेशन डिसऑर्डर है वो हम प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं, लेकिन ये हम देते हैं। क्यों, क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को
क्रॉस नहीं करता, ये प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस नहीं करता, इसलिए हेपरिन को हम प्रेगनेंसी में भी देते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है वाइवा और पेपर के लिहाज से। नेक्स्ट हमारे साथ है डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर। इसमें हमारे साथ बिवालारुडिन और लिपिरुडिन। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? डायरेक्ट इनिबिट थ्रोम्बिन। ये डायरेक्ट क्या करेगा? थ्रोम्बिन को रोकेगा। जब इसलिए इसको कहते हैं डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर। जब डायरेक्ट ये थ्रोम्बिन को रोकेगा तो क्या होगा? फिब्रिनोजिन फिब्रिन में चेंज नहीं होगा, फिब्रिनोजिन फिब्रिन में चेंज नहीं होगा। ये इसका क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। यूजेस क्या है? इन प्लेस ऑफ हेपरिन। ये हेपरिन की जगह पर यूज होता है। एक पेशेंट है, उसको शुरू में डॉक्टर क्या देता है? हेपरिन देता है, लेकिन हेपरिन के एडवर्स इफेक्ट की वजह से अगर वो आए, उसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाता है, प्लेटलेट्स कमी हो जाती है, तो डॉक्टर क्या करता है? वो हेपरिन को रिप्लेस करके उसकी जगह पर उसको क्या देता है? डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर देता है। तो यूज क्या है? इन प्लेस ऑफ हेपरिन। एडवर्स इफेक्ट क्या है? ब्लीडिंग और हाइपर सेंसिटिविटी, ये दो इसके एडवर्स इफेक्ट है। कंट्राइंडिकेशन क्या है? प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग। वो मदर जो ब्रेस्ट फीडिंग करती है और प्रेग्नेंट है, उसमें क्या है? कंट्रा इंडिकेटेड है। तीसरा हमारे साथ ग्रुप है ओरल एंटीकोगुलेंट, या उसे कहते हैं विटामिन के एंटागोनिस्ट। इसमें आता है वारफेरिन। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर और थ्योरी और वाइवा के लिहाज से। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? विटामिन के एंटागोनिस्ट का, या उसको कहते हैं ओरल एंटीकोगुलेंट जो वारफेरिन है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है, ये क्या करता है? ये विटामिन के को इनिबिट करता है। जब ये विटामिन के को इनिबिट करेगा तो वो क्लोटिंग फैक्टर जिसका सिंथेसिस विटामिन के डिपेंडेंट है, जिसका बनना विटामिन के पर डिपेंड करता है, वो क्लोटिंग फैक्टर नहीं बनेंगे। जब वो क्लोटिंग फैक्टर नहीं बनेंगे, ये इसका क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो फिर क्या होगा? क्लोट नहीं बनेगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इनिबिट विटामिन के, देन इनहिबिशन ऑफ क्लोटिंग फैक्टर 2, 7, 9, 10 because these synthesis depend upon these clotting factor synthesis depend upon विटामिन के। यानी विटामिन के एंटागोनिस्ट विटामिन के को इनिबिट करता है। जब विटामिन के को इनिबिट करेगा तो वो क्लोटिंग फैक्टर जिसका बनना विटामिन के पर डिपेंड करता है, जिसमें कौन से क्लोटिंग फैक्टर आते हैं? 2, 7, 9, 10। अब ये क्लोटिंग फैक्टर नहीं बनेंगे। जब ये क्लोटिंग फैक्टर नहीं बनेंगे तो क्या होगा? क्लोटिंग नहीं होगा। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हुआ। यूजेस क्या है? यूजेस के दो है। सबसे पहले है वेस्कुलर सर्जरी। अगर हमने ब्लड वेसल की सर्जरी करनी है तो उसमें हम ये देते हैं। दूसरा क्या है? डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। ये हुए यूजेस। एडवर्स इफेक्ट क्या है? एलोपेशिया और ब्लीडिंग। ये दो इसके क्या एडवर्स इफेक्ट है। कंट्राइंडिकेशन क्या है? प्रेगनेंसी में हम नहीं देते हैं। तो ये हमारे साथ ओरल एंटीकोगुलेंट भी हुआ। नेक्स्ट हमारे साथ है प्लेटलेट्स एग्रीगेशन इनहिबिटर। इसमें आता है एस्पिरिन। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इनिबिट्स प्लेटलेट्स एग्रीगेशन। ये क्या करेगा? प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन को इनिबिट करेगा। तो आगे पूरा मैकेनिज्म नहीं होगा। ये इसका हुआ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। यूजेस क्या है? मायोकार्डियल इंफार्क्शन में यूज होता है एस्पिरिन, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस में यूज होता है और स्ट्रोक में यूज होता है। अब इसके हैं एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट क्या है? जीआई ब्लीडिंग करता है एस्पिरिन, और सेरेब्रल हेमरेज करता है, यानी सेरेब्रल ब्लीडिंग, और हेपेटाइटिस करता है। क्यों? क्योंकि इसकी मेटाबॉलिज्म कहाँ होती है? लिवर में होती है। अब इसके कंट्रा इंडिकेशन। कंट्रा इंडिकेशन क्या है? हाइपर सेंसिटिविटी में नहीं देंगे और प्रोथ्रोम्बिनीमिया में नहीं देंगे। अगर प्रोथ्रोम्बिन की कमी हो तो उसमें एक कंट्रा इंडिकेटेड है। तो ये हमारे साथ एस्पिरिन भी हुआ। लास्ट हमारे साथ है थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स। इसमें है स्ट्रेप्टोकाइनेज और यूरोकाइनेज। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग है, क्लोट को क्या करता है? तोड़ता है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये ड्रग क्या करता है? ये हमारे बॉडी के अंदर प्लाज्मिनोजन को किस में चेंज करता है? प्लाज्मिन में। अब प्लाज्मिन क्या है? वो एंजाइम है जो क्लोट को क्या करेगा? डिजोल्व करेगा। ये हमारे साथ क्लोट है, उसको डिजोल्व करके छोटे छोटे टुकड़ों में उसकी ब्रेकडाउन की है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग का स्ट्रेप्टोकाइनेज और यूरोकाइनेज का, ये प्लाज्मिनोजन को किस में चेंज करते हैं? प्लाज्मिन में। प्लाज्मिन वो एंजाइम है जो क्लोट को क्या करता है? डिजोल्व करता है। जब क्लोट डिजोल्व हो जाएगा तो मसला हल हो जाएगा। यूजेस क्या है इसकी? डीप वेनस थ्रोम्बोसिस में यूज होता है, और एम्बोलिज्म में यूज होता है, और मायोकार्डियल इंफार्क्शन में यूज होता है। एडवर्स इफेक्ट क्या है इसके?
ब्लीडिंग है, हाइपर सेंसिटिविटी है। और कंट्राइंडिकेशन क्या है? 2 पेशेंट में नहीं देते हैं, जेरियाट्रिक्स में नहीं देते हैं जो ओल्ड एज पेशेंट है, और दूसरा न्यूनेट में नहीं देते हैं जो छोटे बच्चे हैं। तो ये हमारे साथ जो है टॉपिक क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब थोड़ा अगर हम वाइवा पॉइंट देखते हैं, वाइवा पॉइंट के लिहाज से हेपरिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर वाइवा में ये पूछे कि वो कौन सा ड्रग है, एंटीकोगुलेंट ड्रग है जिसको हम प्रेगनेंसी में भी देते हैं, वो क्या है? हेपरिन है। वो कौन सा ड्रग है जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता? हेपरिन है। वो कौन सा ड्रग है जो प्लेसेंटर बैरियर को क्रॉस नहीं करता? हेपरिन है। वो कौन सा ड्रग है जो डायरेक्ट थ्रोम्बिन को इनहिबिट करता है? वो क्या है? डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर है, लेपिरुडिन और बिवालारुडिन। वो कौन सा ड्रग है जो क्लोटिंग फैक्टर 2, 7, 9, 10 की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है? वो वारफेरिन है, जिसको हम बीटा 1 के एंटागोनिस्ट कहते हैं। तो इस तरह जो है वो कौन सा ड्रग है जो क्लॉट को डिसॉल्व करता है? वो है थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग, स्ट्रेप्टोकाइनेज और यूरोकाइनेज। किस तरह मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में चेंज करता है, प्लाज्मिन क्लॉट को क्या करता है? डिसॉल्व करता है। तो दोस्तों आज हमारे साथ जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि आपके एक शेयर की वजह से दूसरों का फ़ायदा हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।